नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। परिवहन मंत्री आफताब अहमद और रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं के बीच 3 घंटों तक चली मीटिंग विफल रही। सरकार ने निजी परमिट रद्द करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। आफताब अहमद ने कहा कि मामला अभी उच्च न्यायालय के अधीन है और इस पर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उनका कहना है कि अब हड़ताल खत्म करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 3,519 निजी बसों को परमिट देने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में परिवहन मंत्री आफताब अहमद और रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेताओं के बीच 3 घंटों तक चली मीटिंग भी असफल रही, जिसके बाद यूनियन कर्मचारियों में रोष का माहौल है। यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। सरकार निजी परमिटों पर बसें जबरदस्ती चला रही है, इसलिए प्रदेश में बसें नहीं चलने दी जाएंगी, चाहे इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल ही क्यों ना करनी पड़े। परिवहन अधिकारियों के साथ 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, पर उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया अभी तक सरकार की तरफ से सरकार के पाले में गेंद है, पर रिजल्ट शून्य है। हमारी हड़ताल बादस्तूर जारी है और ये जब तक सरकार 3519 परमिटों को रद्द करने का निर्णय नहीं लेती, इतने बादस्तूर हड़ताल ये जारी रहेगी। वहीं इस मामले पर बोलते हुए परिवहन मंत्री आफताब अहमद का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को अभी पूरा नहीं किया जा सकता। आफताब अहमद ने कहा कि मामला अभी उच्च न्यायालय के अधीन है और इस पर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उनका कहना है कि अब हड़ताल खत्म करवाने के लिए दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। हमारी कर्मचारी यूनियन के सभी नेताओं और प्रतिनिधियों से बात हुई और उसमें जो सारी बातचीत के बाद 3519 बस परमिट का, जिसके 3 चरण जो है पहले ही माननीय न्यायालय द्वारा उनमें स्टे कर दिया गया है, स्टेटस को दिया गया है, और जो चौथा चरण था जिसमें हमने सभी निजी ऑपरेटरों से दरखास्त लेनी थी, उसको भी हमने ये कहा था भी जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाएगा उस चीज़ को हम लंबित रखेंगे, उस चीज़ पर कोई निर्णय ले लेंगे। हमें पता है जनता की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और जो खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है उसको दूर करने के लिए इसका और क्या हल, इसका वैकल्पिक जो है हल जो है परिवहन महकमा जो है वो उसको निकालेगा। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित हो सकती है। ऐसे में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल कहीं न कहीं सरकार पर भारी पड़ सकती है। बहरहाल इसका असर आने वाले चुनावों के परिणामों में भी देखने को मिलेगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी को इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ा है। करनाल से कमल मिड्ढा के लिए विवेक शर्मा, डे नाइट न्यूज। प्रदेश सरकार की ओर से 3519 निजी बसों को परमिट देने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। कैथल में निजी बसों को चलाए जाने पर तालमेल कमेटी का विरोध आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हरियाणा तालमेल कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने रेवाड़ी पहुंचकर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हमारा हक छीनकर प्राइवेट बसों की ठेकेदारों को देना चाहती है, जिसको कमेटी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसके लिए कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज में जल्द ही 100 और नई बसों को शामिल किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। तो कैसे होगा जी, आम बंदा तो परेशान रहेगा। इसलिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, तभी जी सोल्यूशन होगा, ऐसे तो नहीं तो जनता परेशान होती रहेगी जी। बैग च समान बहुत है, साडे भी बहुत भार आया जी, की करिए हुण बस नहीं मिलती। कल भी आए थे, कल भी नहीं मिली। सरकार का कोई भी प्रशासन अधिकारी हमारे पास नहीं आया, ना कोई तालमेल कमेटी के लिए कोई भी लाले समझौता करने के लिए या जनता की सुविधा के लिए कोई भी नहीं यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन सुरक्षा लगा रखी है, सुरक्षा से कुछ नहीं होता, जबकि पब्लिक तंग है। पब्लिक की तंगी को देखते हुए तो पब्लिक की आवाज़ थी, उस आवाज़ को उठाया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र में स्थापित एनडीए सरकार ने जनता को झूठे सपने दिखाकर लोकसभा चुनाव में वोट लेकर सरकार बनाकर जनता को ठगने का काम किया, लेकिन अपने द्वारा किए गए फैसलों पर जनता पछताती है। यही कारण है कि जनता ने उपचुनावों में बीजेपी को हार का मुंह दिखाकर साथ ही हुए धोखे का बदला लिया है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा धनाढ्यों की पार्टी है, कांग्रेस मेहनतकश और किसानों की है। भाजपा यह बताए कि उन्होंने किसानों के हित के क्या काम किए और आज पूरे देश में आलू और टमाटर के दाम महंगे हैं, जबकि चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे किए गए थे। सरकार बनने के बाद सबसे पहले डीजल, फिर रेल किराए और उसके बाद चीनी के दाम बढ़ा दिए गए। वहीं दूसरी ओर सोनीपत पहुंचे राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की बनेगी और हरियाणा में होने वाले चुनाव में बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा का किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। इतना ही नहीं, वीरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर भूपेंद्र हुड्डा ने अपना परिवार बना लिया, इसलिए भाजपा के अलावा चुनाव मैदान में कोई है ही नहीं। वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। ज़्यादा समय मैं कांग्रेस में रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जाने पे कोई ये साधारण निर्णय नहीं था मेरे लिए, लेकिन आज के हालात को देखते हुए एक बदलाव की तरफ हरियाणा की राजनीति जा रही है, तो इसलिए इस चुनाव में एक नई दिशा हरियाणा की राजनीति को मिले, ये मेरे मन में था। और मैं ये भी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, इसलिए इसको हरियाणा में मजबूती मिले और ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आने वाले टाइम में जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीद हैं, वो खास तौर पे युवा वर्ग की वो पूरी हों। विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक चुनावी रंग में रंगने लगे हैं। अब तक के चुनाव में चुनिंदा रंग ही दिखते थे, लेकिन इस बार रंगों की बहार होगी। दलों की संख्या के बढ़ने के साथ ही रंगों की संख्या भी बढ़ गई है। दीपावली से पहले ये रंग हरियाणा विधानसभा चुनाव में छटा बिखेरेंगे। हरियाणा का रण इस बार काफी रंगीन होने जा रहा है। तरह तरह के ये रंग इस बार दीपावली को भी रंगीन बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, दीपावली, क्योंकि इस बात के पूरे आसार हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर यानी दीपावली के आसपास ही होंगे। जाहिर है, चुनाव में सियासी दलों के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। वैसे रंगों का सियासी दलों से खास नाता रहा है। सभी दलों का कोई ना कोई पसंदीदा रंग होता है, जिसकी छाप उनके झंडों या फिर नेताओं की पोशाकों में देखने को मिलती है। हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा मशहूर हरा रंग था। हरा रंग यानी इनेलो के झंडे या फिर चौटाला परिवार की पगड़ियों का रंग। पार्टी का हरा रंग काफी पुराना है और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल भी हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी हरे रंग की पगड़ी पहनते हैं। खास रणनीति के तहत हरा रंग पार्टी की जनसभाओं और रैलियों में छाया रहता है।
हरा रंग इनेलो की शान है तो पीला रंग हजका की पहचान बन गया है। हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की रैलियों में पीले रंग को हजका की पहचान बना दिया गया है। उनकी रैलियों में पीला रंग छाया रहता है, यहाँ तक कि उनका चुनाव निशान ट्रैक्टर भी पीले रंग में रंगा दिखता है। वहीं जन चेतना पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा को लाल रंग से प्यार है। बीते दिनों अंबाला में हुई हरियाणा जन चेतना पार्टी की रैली में लाल रंग छाया रहा है। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने भी लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर भी लाल रंग का है। वहीं कांग्रेस की गुलाबी पगड़ी भी धाक दिखा रही है। दिल्ली की एक रैली में छाई गुलाबी पगड़ी हरियाणा कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। 24 अगस्त को हुई कांग्रेस की पानीपत रैली में भी ये पगड़ी छाई रही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी कांग्रेसी रैलियों में गुलाबी पगड़ी में नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी का रंग भगवा से मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह भगवा नहीं कहा जा सकता। भाजपा का भगवा रंग तो लोगों की जुबान पर रहता ही है। पार्टी की स्थापना के समय से ही भगवा रंग इसकी पहचान रही है। वहीं नीला रंग बसपा को काफी प्यारा है। चुनावी रंग में रंगे नेताओं ने उसी रंग के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए हैं। कुलदीप बिश्नोई अपनी रैलियों में पीले रंग की टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो इनेलो नेता हरी सदरी में दिखाई पड़ रहे हैं। साफ है कि इस बार दीपावली में रंग बिरंगी फुलझड़ियां और पटाखों के साथ नेताओं की रंग बिरंगी पोशाकें और झंडों के साथ साथ चुनाव चिन्ह की बहार रहेगी। अब जनता किसकी दिवाली को रंगीन बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। यमुनानगर नेशनल हाईवे 73 पर रौदौर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार और एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल ने बाद में दम तोड़ा। हादसे के बाद चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सामान से लोड ट्रक ने जोड़िया नाके के समीप एक कार और मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पानीपत में एक और बलात्कार की घटना सामने आई है। सैनी कॉलोनी निवासी आरोपी एक लड़की को बहला फुसलाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। युवती किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर पानीपत अपने परिजनों के पास पहुंची और आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को काबू कर लिया। आज जो लड़की आई है उसका मेडिकल में 166 रुपये जाना है। क्या हम कोई लड़की ने कोई रेप वगैरह की बात की है? रेप वगैरह कुछ नहीं। क्या गिरफ्तारी वगैरह पानीपत के दीवाना गांव में इनेलो नेता की मां और नौकरानी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 29 अगस्त को लूटपाट के इरादे से घुसे आरोपी ने घर की नौकरानी और इनेलो नेता की मां की बेरहमी से तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की गहनता से तलाश कर रही थी, जिसको आज पुलिस ने काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। निचली अदालत द्वारा एचपीसीए को भूमि आवंटन के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर को सम्मन जारी करने के एक दिन बाद सीएम वीरभद्र सिंह ने मामले पर सफाई दी है। अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए धूमल और अनुराग समेत सभी आरोपियों को 27 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए थे। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सम्मन जारी होने के बाद अब कानून अपना काम करेगा।
जब सत्ता में नहीं थी और हम विपक्ष में थे, उस वक्त के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी भाजपा गवर्नमेंट के खिलाफ, तत्कालीन भाजपा गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट बनाने की, जिसका मैं मेंबर नहीं था। मैं तो उस वक्त पार्लियामेंट में था, लोकसभा में था, केंद्र में मंत्री था। तो उसके आधार पर वो चार्जशीट बनी और चार्जशीट को जो है उस वक्त राष्ट्रपति को एक कॉपी दी गई और उसको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को दी गई। और जब कांग्रेस विधानसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें भी उसको शामिल किया गया। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, इस चार्जशीट के मुताबिक वो इंक्वायरी करेगी। उसके आधार पर कुछ इंक्वायरीज हुई हैं और जिसके आधार पर जो है कुछ अदान पेश हुए। नहीं, फॉर अस इट इज जस्ट अनदर केस, लॉ विल टेक ऑन कोर्स। करप्शन के और भी चार्जेस नहीं, जो हमने वही इन्वेस्टिगेट किए हैं जो कि कांग्रेस के चार्जशीट में थे, उससे बाहर अब तक कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति पर पीएम मोदी ने कहा है कि यह राष्ट्रीय स्तर की आपदा है या सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे देश की पीड़ा है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों को भी भूमि जम्मू कश्मीर की मदद के लिए आगे आना चाहिए। पीएम ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए हम कोई कमी नहीं होने देंगे। पीएम ने कहा कि प्रभावित इलाकों में 5000 टेंट पहुंचाए जा रहे हैं तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से तत्काल 1 लाख कंबल खरीदने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। है तो रिलीफ ऑपरेशन में और गति तेज होगी। जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं मिले, उसके लिए दवाइयां उपलब्ध करा करके तुरंत रवाना कर रहे हैं। जहां अभी भी पानी भरा है वहां बोट की ज़रूरत है। हमने गुजरात से, महाराष्ट्र से तुरंत एयरलिफ्ट करके बोट यहां पर लाए हैं, उससे भी रिलीफ ऑपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। हेलीकॉप्टर से जितना भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं उसको आज गति तेज होगी, क्योंकि वेदर ठीक हुआ है, आज सूरज निकला है, उसके कारण भी उस काम को तेज गति आएगी। घर बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं और इसलिए तत्काल 5000 टेंट यहाँ पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उस काम को आगे बढ़ा दिया गया है। तक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से ईजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहायता देने की मैंने घोषणा की है। कम्युनिकेशन के लिए टीमें तत्काल यहाँ पहुँचे और कम्युनिकेशन सिस्टम तुरंत शुरू हो जाए, बिजली की व्यवस्था शुरू हो जाए। आर्मी को लगाया है कि जहाँ ब्रिज टूट गए हैं तत्काल आर्मी के इंजीनियर्स आए हैं और भी लोग आ रहे हैं जहाँ जहाँ ब्रिजेस टूट गए हैं, ताकि हमारी लाइफलाइन जो है जिसको काफ़ी डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए भी संवेदना जताते हुए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने सख्त लहजे में ठुकरा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि हमने अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में मदद करने के लिए सक्षम है। हम भारत के कश्मीरी लोगों की मदद के लिए भी तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाढ़ के कहर से उबरने में मदद करने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए। पीओके में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, इसलिए हम पाकिस्तान की मदद करने को भी तैयार हैं। इस बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।